हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अभी रिलीज हुई फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी को एक्सप्लेन। इसका पिछला पार्ट भी काफी ज्यादा हिट रहा था और फाइनली काफी इंतजार के बाद इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अभिमन्यु अपने प्यारे रानी को बचाने के लिए अपना हाथ तक भी काट लेता है। एंड ये मूवी भी रोमांटिक थ्रिलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोज लाते रहें। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें रानी को एक सड़क पर भागता हुआ दिखाया जाता है, जो दौड़कर पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा। इसके तुरंत बाद ही हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ आ चुके हैं। एंड थोड़ी देर बाद ही हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कंपाउंडर होता है और वो एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आता है। तभी हमें मालूम चलता है कि रानी भी दरअसल इसी घर में रह रही होती है। रानी अपने फोन पर बात करते हुए जैसे ही वहाँ पर आती है तो अभिमन्यु उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु जो रानी को काफी पसंद करता है और रानी अपने ब्यूटी पार्लर के काम में बिजी रहती है। वो जैसे अपने ब्यूटी पार्लर के लिए यहाँ से निकलती है तो अपना कुछ सामान यहीं पर भूल जाती है। तो अभिमन्यु उसका सामान देने के लिए उसके रिक्शे के पीछे पीछे दौड़ने लगता है एंड आखिरकार वो दौड़ते दौड़ते उसकी दुकान तक भी पहुंच जाता है। रानी को ये देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि अभिमन्यु की हालत पतली हो चुकी थी। रानी उसे थैंक यू बोलती है और अपनी दुकान में चली जाती है। वहाँ पर वो अपने पार्लर के काम में बहुत देर तक बिजी रहती है, लेकिन अपना अभिमन्यु भी उससे बात करने के लिए वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। काफी देर बाद में जब रानी की उस पर नजर पड़ती है तो वो उसके पास में जाती है। अब इससे यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अभिमन्यु रानी को कितना चाहता है और अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। रानी हाँ कर देती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु की। ये वही ऋषु होता है जिसने रानी को बचाने के लिए अपना हाथ तक भी काट लिया था, जिससे पुलिस को लगे कि वो मर चुका है। अब ये दोनों आगरा में आकर लुका छिपी जिंदगी जी रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी कोशिश होती है कि वो दोनों एक होने के लिए थाईलैंड भाग जाए। इसलिए ऋषु एक ट्रेवल एजेंट के पास में जाता है और अपने लिए पासपोर्ट बनवाता है ताकि ये दोनों यहाँ से किसी तरह भाग सके। ट्रेवल एजेंट ऋषु से कहता है कि तुम्हारा यहाँ से थाईलैंड जाने का इंतजाम 2 महीने तक हो जाएगा। इसके बाद हम ऋषु की मकान मालकिन पूनम को देखते हैं जो कि ऋषु से प्यार करती है और किसी तरह से ऋषु के साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाना चाहती है। इसलिए ऋषु पूनम से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता रहता है। इसके अगले दिन ऋषु रानी से मिलने के लिए जाता है और उसे ट्रेवल एजेंट की सारी जानकारी भी दे देता है कि हम यहाँ से अब 2 महीने बाद निकल जाएंगे। तभी रानी अभिमन्यु के बारे में बताती हुई कहती है कि वो मेरे प्यार में एकदम पागल हो चुका है। और आज होता है फ्राइडे, इसलिए अभिमन्यु रानी का सिनेमा के बाहर वेट कर रहा होता है और तो और वो इस सिनेमा की सारी टिकट्स भी खरीद लेता है। वो काफी टाइम तक रानी के इंतजार में यहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन रानी यहाँ पर नहीं आती एंड वो तो दरअसल ऋषु के साथ में रंगरलिया मना रही होती है। अभिमन्यु को इंतजार करते करते 9 बज चुके थे। इतना इंतजार करने के बाद वो सीधा उसके घर पर पहुंचता है। जैसे ही रानी उसे देखती है तो माफी मांगने लगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम अगले फ्राइडे चलेंगे। इसके बाद में रानी और ऋषु फिर से एक मार्केट में मिलते हैं और रानी अभिमन्यु के बारे में सब कुछ बता देती है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तब यहाँ पर एक चोर आता है जो रानी का बैग छीन कर यहाँ से भाग जाता है। ऋषु जैसे ही उसका पीछा करता है तो उसे आगे पुलिस दिखाई देती है। पुलिस को देखकर ऋषु और रानी दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। इंस्पेक्टर किशोर उस चोर को पकड़ लेते हैं और रानी का बैग लौटाने के लिए उसके घर पर जाते हैं। इंस्पेक्टर किशोर को शक होता है कि ऋषु जिंदा है और ये दोनों इसी शहर में रह रहे हैं। इसके बाद रानी थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ पर हम ऋषु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। ऋषु की नजर उस इंस्पेक्टर पर पड़ जाती है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद ऋषु अपनी सिम कोड डिस्ट्रॉय कर देता है और रानी को बाद में एक टेलीफोन बूथ से कांटेक्ट करता है और रानी से कहता है कि पुलिस वाले हर जगह फैले हुए हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा और हो भी सकता है कि तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाए, लेकिन तुम डरना मत। और रानी के साथ में कुछ ऐसा ही होता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन रानी उनके सामने मुंह नहीं खोलती और तभी यहाँ पर एंट्री होती है मृत्युंजय इंस्पेक्टर की। वो रानी से कहता है कि नील मेरा भतीजा था और वो मेरे बेटे जैसा था एंड मैं तुम दोनों को एक ना एक दिन पकड़ ही लूंगा। और कह देना अपने ऋषु से मोन्टू चाचा आ गए हैं। अब रानी जिस जगह रहती है उस जगह पुलिस वाले ऋषु को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले उस ट्रेवल एजेंट को भी पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं। उनकी तहकीकात यहाँ पर भी नहीं रुकती एंड वो पूनम के पास में जाते हैं और उससे ऋषु की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि इसको तुमने देखा है क्या, लेकिन पूनम मना कर देती है और इस मना करने के पीछे वो ऋषु को ब्लैकमेल करने लगती है। सुबह होते ही ऋषु घबराता हुआ रानी के पास में पहुंचता है और रानी से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारा यहाँ से जाने का सपना भी टूट गया। लेकिन तभी रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऋषि से कहती है कि मैं अभिमन्यु से शादी कर लूंगी, जिससे पुलिस को भी लगेगा कि हम दोनों साथ में नहीं है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम दोनों बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। अगले फ्राइडे रानी अभिमन्यु के साथ थिएटर जाती है और उससे शादी करने का प्रपोजल देती है और इस बात को सुन के अभिमन्यु भी शादी करने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले 3 दिन बाद रानी और अभिमन्यु की शादी हो रही होती है, तो वहाँ पे वो पुलिस वाले भी आते हैं ताकि ऋषु को वो किसी तरह पकड़ ले, लेकिन ऋषु भी भेष बदल
कर आता है जिससे वो उसे पकड़ नहीं पाते। यहाँ पर रानी को ऐसे देखकर ऋषि को अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था और कहानी के बीच बीच में दिनेश पंडित की कहावतें भी चल रही होती हैं। शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद अभिमन्यु रानी को अपने परिवार से रिलेटेड सारी चीजें बताता है कि जब वो 14 साल का था तो उसका पूरा परिवार ही गुजर गया। रानी पंडित जी और उसकी बुक्स के बारे में बताती है। दूसरी तरफ पूनम ऋषि को ब्लैकमेल कर रही होती है, तो ये सब होता हुआ रानी देख लेती है। ऋषि उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। अब रानी यहाँ से सीधे अपने घर जाती है और शराब पीने लगती है। अब जैसे अभिमन्यु उसके सामने आता है तो रानी नशे में उसके सामने सब कुछ सच बता देती है। अभिमन्यु को ये सारा सच जानकर काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो सुबह होते ही ऋषि से मिलने की बात कहता है, तो रानी उसे ऋषि के पास में लेकर जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एंड अभिमन्यु ऋषि को पुलिस से बचाने के लिए अपने क्लिनिक ले आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से जाने के लिए पासपोर्ट बनवा दूंगा। अभिमन्यु के यहाँ से जाने के बाद तुरंत यहाँ पर पूनम आती है, लेकिन कैसे न कैसे करके ऋषि उसे संभाल लेता है कुछ इस तरह से, जिसके बाद पूनम यहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद यहाँ पर एक लल्लन नाम का आदमी आता है एंड उसके बाद में अभिमन्यु खुद ही आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और 2 लोग भी आए थे। कुछ देर बात करने के बाद में ऋषि को पता चल जाता है कि अभिमन्यु सही इंसान नहीं है। इसके बाद अभिमन्यु ऋषि को धक्का मारता है और उस गेट के ताला लगाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभिमन्यु रानी को घुमाने के लिए यमुना नदी में लेकर आता है। इस टाइम अभिमन्यु एक साइको किलर लग रहा होता है और इसी टाइम वो रानी को अपनी सच्चाई भी बताता है कि मैंने ही अपने पूरे परिवार को मार डाला, मुझे धोखा देने वाले इंसानों को मैंने आज तक माफ नहीं किया। रानी ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और अभिमन्यु उसे घर लेकर आता है, जहाँ पर वो रानी को दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक्स भी दिखाता है, जिससे मालूम चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है। इसके बाद अभिमन्यु रानी पर हमला करता है, जिससे उसका सर एक मेज से टकराता है और अगले सीन में हमको रानी को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होती है। स्टार्टिंग वाला सीन जो यहीं का होता है, रानी पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति अभिमन्यु मुझे मार डालेगा, बचा लो। एंड अभिमन्यु के बारे में सारी चीजें बता देती है कि उसने अपने परिवार को कैसे मारा और वो अब ऋषि को भी मार डालेगा। इसके तुरंत बाद ही मोन्टू चाचा को किशोर का कॉल आता है। वो कहता है कि नदी किनारे 2 लाशें मिली है, लेकिन जलने की वजह से उनको कोई पहचान नहीं पाता। बट यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम के स्टिक होती है। यहाँ पर पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसकी जमकर धुलाई करते हैं। ये बात जब ऋषि को पता चलती है तो वो खुद को सिलेंडर करने के लिए एक वीडियो बनाकर भेजता है, जिसमें वो खुद को रात 8 बजे एक ब्रिज पर सिलेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए पुलिस वालों को रानी को छोड़ना होगा। अब मोन्टू चाचा ऋषि को पकड़ने के लिए एक प्लानिंग बनाता है और एक टीम तैयार करता है जो उसे चारों तरफ से घेर सके। अब रात होती है और वो खुद ट्रेन में से उतरकर खुद को सिलेंडर करने के लिए आगे आता है। पुलिस वाले भी रानी को उसके पास में भेज देते हैं, लेकिन तभी पुलिस वालों के बीच में से एक पुलिस वाला उनकी तरफ जा रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही होता है, जो ऋषि से जाकर झगड़ा करने लगता है। एंड इस झगड़े की वजह से रानी को धक्का लगता है, जिससे वो ब्रिज से लटक जाती है। अब पुलिस वाले भी उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं एंड झगड़े की वजह से वो तीनों ही पानी में गिर जाते हैं। इस पानी में होते हैं बहुत सारे मगरमच्छ, जिसकी खबर हमें पहले ही बता दी गई थी। अब सुबह होते ही रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें उनको ऋषि का प्लास्टिक वाला हाथ मिलता है। अब पुलिस वालों को लग रहा होता है कि वो तीनों मर चुके हैं, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही होती है और मोन्टू चाचा भी यहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो तीनों मर चुके हैं। अब तक मोन्टू चाचा ने उन तीनों के बारे में काफी सारी चीजें मालूम कर ली थी। वो कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते तो इन तीनों को अरेस्ट होना तो एकदम पक्का था। वो आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने अभिमन्यु की शॉप के सामने एक कैमरा लगवाया था, जिसमें पूनम, लल्लन, ऋषि और अभिमन्यु को भी दिखाया जाता है। लल्लन जो कि एक सपेरा था और उसने ही अभिमन्यु की पूरी फैमिली को मारने में मदद की थी एंड वो उसे ब्लैकमेल भी करता था और अभिमन्यु से पैसा लेने के लिए उसके पास टाइम टाइम से आता था। और रही बात पूनम की, वो भी एक ब्लैकमेलर थी। अब हमें नदी के पास में जो लाशें मिली थी वो कोई और की नहीं बल्कि लल्लन और पूनम की होती है, क्योंकि ये दोनों अब उनकी लाइफ में कांटा बन चुके थे, इसलिए इनको हटाना जरूरी था। अभिमन्यु जो कि बायोलॉजी का टॉपर था, उसने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया ताकि किसी को पता ना चले एंड वो पहले भी ऐसा काम कर चुका है। सीसीटीवी के जरिए ये भी पता चल जाता है कि रात 10 बजे अभिमन्यु के घर ऋषि भी पहुंचता है, जहाँ पर रानी, अभिमन्यु और ऋषि ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और रानी दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन आती है, जिसके बाद अभिमन्यु के घर से 2 लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन एसीपी सर का मानना है कि वो तीनों नदी में गिरकर बचे नहीं होंगे, इसलिए वो इस केस को मोन्टू से यहीं पर छोड़ने की बात कहता है। फिर इसके कुछ महीने बाद हमें हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रानी को भी देख पाते हैं जो कि एक टीचर बन चुकी है और अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक भी होता है। जब एक दिन रानी के पास में एक बच्चा एक बुक लेकर आता है, जिसमें दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी होती है। रानी सोचती है कि कहीं ना कहीं ये लाइन ऋषि की तो नहीं,
दूसरी तरफ हम बिहार में मोन्टू चाचा को भी देख पाते हैं, जिसके पास में भी एक ऐसी बुक पहुंचती है और उस बुक का नाम होता है मगरमच्छ का शिकंजा। उस बुक को पढ़कर मोन्टू चाचा को पता चलता है कि रानी जिस रात पुलिस स्टेशन आई थी उसी टाइम से ये तीनों एक प्लानिंग बनाते हैं कि ब्रिज के पास वाले मगरमच्छों को यहाँ से दूर ले जाना होगा, और वो इसके लिए दूर दूर तक मांस फैला देते हैं एंड उनको खाते हुए मगरमच्छ वहाँ से दूर चले जाते हैं। इन्होंने 3 दिन के अंदर 2 किलोमीटर दूर तक मांस फेंक दिया था और उस रात ये तीनों प्लान बनाकर उस यमुना नदी में कूद जाते हैं और वहाँ पर कोई मगरमच्छ भी नहीं होता। एंड इस बुक के आखिरी पेज पर लिखा होता है कि कहानी रोमांचक लगी हो तो अंत इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए 20 मार्च को शाम 6 बजे पहुंच जाना। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स में भी वही चिट्ठी निकलती है और वो सीधा पहुंचता है तोता मैना स्पॉट पर, जहाँ पर रानी पहले से ही मौजूद होती है एंड ये जगह देखने में भी काफी खतरनाक लग रही होती है। रानी अभिमन्यु से कहती है कि ऋषु के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया और ऋषु को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। जिस दिन ये नदी में कूदे थे उस दिन एक मगरमच्छ वहीं पर होता है। उसे देखकर अभिमन्यु ऋषु को उसकी तरफ धक्का मार देता है, जिसकी वजह से ऋषु मारा गया। इसी टाइम पर पुलिस वालों के साथ मोन्टू चाचा भी वहीं पर आ जाते हैं। दरअसल उस रात रानी का पैर फिसला था जिससे उसका सिर टकरा गया था और इन तीनों ने ब्रिज से कूदकर सभी की नजरों में मरने का प्लान बनाया था। अब थोड़ी देर बाद ही रानी उस चोटी पे से नीचे कूद जाती है और पुलिस जाकर अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेती है। काफी ढूंढने के बाद में भी उनको रानी की बॉडी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये भी ऋषु और रानी की चाल होती है। दरअसल ऋषु भी उस रात जिंदा बच जाता है। जब मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रही थी तो अपना टूटा हुआ हाथ यानी प्लास्टिक का हाथ वो उसके मुंह में रख देता है और किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी ऋषु के पास में अब पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो वहां से कूदने के बाद भी जिंदा बच जाती है। और तो और ये दोनों पुलिस की नजरों में हमेशा के लिए मर चुके थे एंड फाइनली ऋषु और रानी अब दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। एंडिंग में हम देखते हैं कि मोन्टू चाचा अभिमन्यु को अरेस्ट करके प्लेन में बैठाकर यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी मालूम चलता है कि दरअसल दिनेश पंडित अभिमन्यु के पिताजी होते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट एंड अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो ताकि आने वाली वीडियोज आपको जल्द मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।